पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या आपकी ये दिलचस्पी नहीं है कि जाने कि क्षेत्रों का हाल क्या है? और पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं आजकल। गांव में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो चर्चा हो रही है, कौन प्रबल दावेदार है, कौन कहाँ किससे ज़्यादा खाना खिला रहा है, किसके यहाँ गुटबाजी ज़्यादा हो रही है। और पार्टियां भी सर्वे करा रही हैं। पार्टियों के सर्वे में क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है, क्योंकि एक एक सीट पर एक एक गठबंधन की ओर से लगभग 10-10 उम्मीदवार हैं। श्री जयेश ज्ञानेश्वर जी हैं। कई सीटों की हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल चर्चा ही हो रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें किसके कौन एंटी हैं, किनके कौन पक्षधर हैं, इस पर भी बातें होंगी, थोड़ी डीपली बातें भी होंगी। कई सीटों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवादा सीट, नवादा की हम शुरुआत करेंगे। नालंदा, नवादा। नवादा में भी एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, मिल भी बिल्कुल। रहा है। देखिए आलोक जी, आपने कहा उम्मीदवार, मैं उम्मीदवार नहीं कहता हूँ, दावेदार। हम्म और नालंदा अलग, नवादा अलग। हम्म देखिए आज इस कार्यक्रम में हम 4 विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं। हम्म नवादा, हम्म बरहरा, हम्म संदेश और फतुहा। जी और शुरुआत कर रहे हैं नवादा विधानसभा क्षेत्र से। जी आपने कहा ही कि उथल पुथल देखने को मिलने वाला है। हम्म 9 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम है। जी देखिए लालू यादव की राजनीति इधर और तेजस्वी यादव की राजनीति इधर। हम्म देखिए आपको यह भी पता है कि लालू यादव ने बिहार के करीब करीब सभी जिलों में राजद के मन मिजाज के हिसाब से तोप और गोप पैदा किए। हम्म इसमें कई सारे गोप पैदा हुए। उनके दौर में। हाँ, उस दौर में जिसमें नवादा में राजवल्लभ यादव। हम्म यदि हम लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दें हम्म तो नवादा के विधानसभा क्षेत्रों में लालटेन जलता रहा है। ठीक है ना? हम्म और लालटेन जलाने में राजवल्लभ यादव की बड़ी भूमिका रही है। नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव ही माना जाता रहा है, जो सजा याफ्ता है, अभी जेल में है, लेकिन उनके मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आना है। पर यह भी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के वक्त राजवल्लभ यादव और तेजस्वी यादव की ट्यूनिंग बिगड़ गई। राजवल्लभ यादव के परिवार के एक सदस्य राजद के अधिकृत उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के खिलाफ खड़े हो गए। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने वोट काटा। ठीक है, परसेप्शन नहीं बदला तो आरजेडी की हार हो गई। तो वहां से लड़ाई शुरू हुई। देखिए जितना मत आया, यदि वह मत भी श्रवण कुशवाहा को मिल जाता, फिर भी विवेक ठाकुर ही जीत रहे थे। लेकिन नवादा में आरजेडी का मतलब राजवल्लभ यादव होता था। और आज भी 2020 में आपने देखा कि राजवल्लभ यादव की पत्नी राजवल्लभ यादव जेल में थे, विभा देवी चुनाव जीती। तो अब जो तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं या राजवल्लभ यादव भी कर रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहा है, दुश्मन दोस्त बन रहा है। यही परिस्थितियां हैं राजनीति की। हाँ, ये राजनीति में होता ही है। परिस्थितियां राजनीति में चाल चरित्र, ठीक है ना? तो 9 जुलाई को कौशल यादव, जो राजवल्लभ यादव के सबसे बड़े दुश्मन हुए, आरजेडी के भी बड़े दुश्मन थे, नीतीश कुमार के आदमी थे। नीतीश कुमार की पार्टी से न सिर्फ कौशल यादव बल्कि उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव भी विधायक हुआ करती थी। वह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। घर वापसी कौशल यादव इधर हो रहे हैं। हाँ, घर वापसी नहीं, वह आरजेडी में आ रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो माना यह जा रहा है कि विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी, दूसरी ओर जेडीयू के खेमे में जा सकती है। तो 9 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम। हमारी जो जानकारी है, देखिए नवादा में चर्चाएं इतर हैं, लेकिन जो पटना में आरजेडी के सूत्रों से, भरोसेमंद सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव ने अभी सिर्फ कौशल यादव का ही टिकट कंफर्म किया है। नवादा से उन्हें चुनाव लड़ना होगा। और देखिए यह प्रयोग कितना सफल होगा, कितना विफल होगा, यह वक्त बताएगा। क्योंकि 2020 में कौशल यादव नवादा से चुनाव लड़े थे, जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर ही, लेकिन वह मुख्य लड़ाई में भी नहीं रहे थे, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे। और विभा देवी चुनाव जीती थी, राजवल्लभ यादव की पत्नी। दूसरे नंबर पर श्रवण कुशवाहा थे, जो बाद में आरजेडी में शामिल हुए और लोकसभा का चुनाव लड़े। और तीसरे नंबर पर यह कौशल यादव थे, जिन्हें मात्र 34,567 मत आया था। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना
जिनका नाम आजकल आप बहुत सुनते हैं, अरुण भारती और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। जी। उन्होंने एक उपचुनाव भी लड़ा था हम पार्टी की ओर से, आजकल एलजेपीआर में हैं। वह भी 2020 में नवादा से चुनाव लड़ रहे थे, चौथे नंबर पर थे 9,684 मत लाकर। तो बीभा देवी नवादा शहरी क्षेत्र है, बावजूद लालटेन जला था और 72,435 मत लाकर चुनाव जीती थी। श्रवण कुशवाहा को 46,125 मत आया था। तो हमने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने अभी एक ही टिकट कंफर्म किया है। देखिए, पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से चुनाव लड़ती रही है। गोविंदपुर से अभी जो एमएलए हैं वह आरजेडी के मोहम्मद कामरान है। और पूरा यदि इलाका देख लीजिएगा, आप पटना देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, आप नवादा देख लीजिए, अकेले मुसलमान एमएलए मोहम्मद कामरान है और पार्टी के स्टेट ट्रेजरर भी हैं। नवादा में यह जरूर हल्ला कर दिया गया है कि टिकट कौशल और पूर्णिमा दोनों को, लेकिन मोहम्मद कामरान का टिकट कटने नहीं जा रहा है। ऐसा भी दिखता भी नहीं। हाँ, ऐसा दिखता भी नहीं। तेजस्वी यादव के भरोसेमंद भी है। नहीं, तेजस्वी यादव के भरोसेमंद और जो आधार वोट है मुसलमान और यादव। देखिए, नवादा लोकसभा चुनाव की ही बात कर लें। नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें सिर्फ गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र ही था जहां श्रवण कुशवाहा ने लीड हासिल की थी। ठीक है ना। तो मोहम्मद कामरान का विधानसभा क्षेत्र वह कहीं और चले गए थे। तो देखिए, कामरान का टिकट, तो कामरान ने अपनी ताकत 2015 में भी दिखाई थी। 2015 में कामरान निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पूर्णिमा चुनाव जीत गई थी, फूला देवी बीजेपी की हारी थी, कामरान इंडिपेंडेंट 32,646 मत आया था। मतलब निर्दलीय हैसियत भी 32,000 मतों का है। और कामरान के बारे में कहा जाता है, नवादा की राजनीति को यदि आप समझेंगे, कि कामरान के साथ सवर्णों को भी जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और गरीब गुरबे तो हैं ही, अति पिछड़ी जातियों का मत भी मिल जाता है। सबकी बात करते हैं। हाँ, सबकी बात। और काम भी दिखता है उनका। काम भी दिखता है। तो अभी टिकट सिर्फ और सिर्फ कौशल यादव का कंफर्म किया गया है। मोहम्मद कामरान गोविंदपुर से फिर चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिमा यादव को अभी टिकट नहीं मिलना है। अब देखिए, कौशल यादव की लड़ाई बहुत ही, देखिए कौशल यादव 2015 से पैदल है। 2020 में नवादा से हारे और 2015 में यह जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर हिसुआ से चुनाव हार गए थे। ठीक है ना। लेकिन हमने कहा ना, यह प्रयोग अब श्रवण कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद नवादा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे आरजेडी के टिकट पर, लोकसभा का हार गए, 2020 में नंबर 2 थे। तो अब श्रवण कुशवाहा को टिकट नहीं मिल रहा है, तो श्रवण कुशवाहा की नाराजगी बढ़ेगी। श्रवण कुशवाहा की नाराजगी बढ़ेगी। श्रवण कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है? आप देख रहे हैं कि इधर के दिनों में कई कुशवाहा नेता, चाहे रेणु कुशवाहा हो, चाहे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हो, बहुत सारे कुशवाहा नेता आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन नवादा की सियासत को 9 जुलाई के बाद में समझना होगा, क्योंकि श्रवण कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो बिना चुनाव लड़े बैठेंगे नहीं। 9 जुलाई को सुना है बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, बड़ा कार्यक्रम होना है। तो देखिए, ये जो स्थिति परिस्थिति है नवादा में बहुत। अब देखिए हिसुआ, अब हम यह कहें कि हिसुआ में कौशल यादव चुनाव लड़े थे, तो कई लोग कहते हैं कि हिसुआ में कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे और नवादा में पूर्णिमा यादव चुनाव लड़ेंगे। तो हिसुआ में कौशल यादव कैसे चुनाव लड़ेंगे? हिसुआ में चुनाव हार गए थे 2015 में बीजेपी के अनिल सिंह से। 2020 में यहां से कांग्रेस की नीतू सिंह चुनाव जीती। तो यह सीट तो कांग्रेस की है और यह सीट भूमियारों की है। अब देखिए, प्रयोग इतने हो रहे हैं। बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र, बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी 2020 में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, अरुणा देवी अखिलेश सरदार की पत्नी के खिलाफ। ठीक है ना। लेकिन 2025 में कहा जा रहा है कि यहां अशोक महतो की पत्नी, अनिता महतो चुनाव लड़ेंगे, जो मुंगेर से भी लड़ी थी। हाँ, तो वहां 2 बाहुबलियों की लड़ाई होने जा रही है। तो एक भूमियार का टिकट या एक भूमियार की सीट खाली हो रही है। मतलब इंडिया ब्लॉक से बारसलीगंज से यदि मंटन सिंह को टिकट नहीं मिलता है, नीतू सिंह को टिकट नहीं मिलता है, नीतू सिंह तो खैर हिसुआ से है, तो मंटन सिंह को नहीं मिलता है, और हिसुआ से भी यदि आप नीतू सिंह को काटेंगे तो बवाल होगा। ठीक है ना। और जातीय समीकरण भी देखना है। जातीय समीकरण सभी को एक कास्ट दे नहीं सकते हैं। नवादा में कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे, विभा देवी फिर से सामने होगी। तो राजवल्लभ यादव की सल्तनत को ढहाने की तैयारी
तेजस्वी यादव कर चुके हैं। जी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, हम फिर से कह रहे हैं। राजवल्लभ यादव की अपनी पकड़ है, अपनी जमीन है, इसलिए जेल में रहते हुए भी उनका विस्तार होता ही चला गया है। देखिए, आप 2015 में भी राजवल्लभ जीते, उपचुनाव हुआ तो फिर क्या परिणाम आए, और 2020 में उनकी पत्नी चुनाव जीती। तो इसलिए राजवल्लभ यादव बनाम तेजस्वी यादव, जी, ठीक है ना, सीधा यही और लड़ाई माध्यम कौशल यादव है जी। और कौशल यादव अब आ गए तेजस्वी यादव की तरफ। तो अब तेजस्वी यादव की तरफ जब कौशल यादव आए हैं, तो अब तक यह सरकार के प्यारे और दुलारे थे कौशल जी। तो अब सरकार की नजरें भी तिरछी हो जाएगी। हाँ, और यदि विभा देवी उधर चली जाती हैं तो सरकार की नजर उधर रहेगी। सरकार की नजर उधर रहेगी। क्या रियायत मिलती है आपने देखा ही, पिछले दिनों 15 दिनों की पैरोल भी मिल गई थी। तो नवादा में कौशल यादव लड़ेंगे विभा देवी से, राजवल्लभ यादव कहीं एक क्विटल हो जाता है तो स्वयं लड़ेंगे, और गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान लड़ेंगे। यह बात भी तय है, यह बात भी तय है। तो नवादा की सियासत तो मुझे इसी रूप में दिखाई पड़ रही है। हम चलते हैं जहाँ चित्तौड़गढ़ की ओर, बड़हरा। हम राजपूताना कहते हैं। हम चित्तौड़गढ़ भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपने उस वक्त औरंगाबाद में कहा था 2024 के चुनाव में, अभी बड़हरा में जितने राजपूत हैं बड़े बड़े, चाहे वो धनबल वाले हो चाहे काम करने वाले जो भी हो, बिना धन के तो चुनाव खैर होता भी नहीं, ये भी संभव है, सब बड़हरा में ही कैंप किए हुए है। क्या हमने कहा बड़हरा राजपूताना है। बड़हरा का आप इतिहास देखिएगा और भूगोल देखिएगा तो बड़हरा में इतने करोड़पति हैं कि पूछिए मत सब। हाँ, एक से बढ़कर एक है। कटाव हुआ, लोग दूसरे शहरों में जाकर बस गए, धनबाद में बसे, रांची में बसे, दिल्ली में बसे, बेंगलोर में बसे, और सभी के सभी करोड़पति हो गए। और यह राजपूताना ही रहा। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार ने नए किस्म की सोशल इंजीनियरिंग की, मतलब लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया, तो यह राजपूताना नहीं रह गया। 2015 में यहां महागठबंधन का उम्मीदवार सरोज यादव चुनाव जीत गए। और राघवेंद्र प्रताप सिंह जो 2010 में राजपूताना में चुनाव जीते हुए थे आरजेडी के उम्मीदवार के, लाल बिहारी सिंह, हाँ ठीक है, तो वो चुनाव हार गए। तो इस बात को समझते हैं। और यह सीट 2005 की बात कीजिएगा, 2010 की बात कीजिएगा, तो यह सीट जेडीयू के कब्जे की सीट रही है, मतलब जेडीयू के खाते की सीट रही है। जेडीयू से 2005 में सुरेंद्र सिंह की पत्नी, यह भी बिहार के नंबर 1 कैटेगरी के ठेकेदार हैं, उनकी पत्नी कुंवर सेना वाले आशा देवी चुनाव जीती थी। लेकिन 2015 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी, और सुरेंद्र सिंह की पत्नी, चूंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, सरोज यादव का समर्थन कर रहे थे, तो आशा देवी सुरेंद्र सिंह की पत्नी बीजेपी से लड़ी, चुनाव हार गई। और राघवेंद्र प्रताप सिंह जिनका टिकट कटा था, राघवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ गए थे, ठीक है ना। 2020 में ऐसा हुआ कि राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी, राजकुमार सिंह ने समर्थन किया था उन्हें टिकट दिलाने, क्योंकि टिकट तो जेडीयू को चली गई थी। हाँ, जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो ये पहले जब लिस्ट निकला था, तो जेडीयू को चला गया। नहीं, यह सीट बीजेपी को चली गई 2020 में। पहले जेडीयू को था, फिर कट करके तब बीजेपी को, फिर तब बीजेपी। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिलाने में राजकुमार सिंह तत्कालीन मंत्री और तत्कालीन आरा के सांसद, उन्होंने मदद की थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत गए थे 76,182 मत लाकर, और सरोज 71,209 मत लाकर। मतलब राजपूताना में बहुत जबरदस्त लड़ाई माइनस नीतीश कुमार भी हुई थी, और 5,000 से भी कम मतों के अंतर से ही राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। और लोग कहते हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार जाते, लेकिन ये सुरेंद्र सिंह की पत्नी आशा देवी, जो 2015 में बीजेपी की उम्मीदवार थी, वह निर्दलीय खड़ी हो, नहीं ठीक कर रहा हूं, वह निर्दलीय खड़ी हो गई, और उन्हें 7,203 मत आ गए। तो ये 7,203 मत जो आए थे, यह राजपूतों का मत नहीं था, यह पिछड़ों का मत और अति पिछड़ों का मत था, जिन्हें अंतिम समय में लोक लुभावन जो गिफ्ट बांटे जाते हैं वो मिले थे। तो अब देखिए 2025 और 2024 में समझिए, जो आप राजपूताना कह रहे हैं, 2024 में राजकुमार सिंह जब लोकसभा का चुनाव हारे और विधानसभा बार समीक्षा हुई, तो मालूम हुआ राजकुमार सिंह तो बड़हरा भी हार गए। हाँ, बड़हरा भी हार गए राजपूताना में। क्यों हार गए भाई? तो राजपूतों की आबादी तो है, लेकिन यहाँ के अधिकांश राजपूत जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वह कमाने खाने को
बाहर चले गए हैं, जी। घरों में ताला लटका हुआ है, हम्म। वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देने वाले हैं नहीं, हम्म। तो राजकुमार सिंह चुनाव हार गए। हम्म। अब देखिए 2025 में क्या परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिस राघवेंद्र प्रताप सिंह को 2020 में राजकुमार सिंह ने टिकट दिलाया था, अब राजकुमार सिंह के लोग कहते हैं, राजकुमार सिंह को कहते हुए नहीं सुना गया कि राघवेंद्र प्रताप सिंह के दुश्मन नंबर 1 राजकुमार सिंह ही बने हुए हैं। यदि राजकुमार सिंह को टिकट दे दिया गया तो राजकुमार सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह को अगर टिकट दे हाँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह को अगर टिकट दे दिया गया तो राजकुमार सिंह पूरी ताकत लगाकर राघवेंद्र प्रताप सिंह को हरवा देंगे। इसलिए यह माना जा रहा, राघवेंद्र प्रताप सिंह की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए यह माना जा रहा कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को विराम दिया जा सकता है। लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह बिना चुनाव लड़े रहेंगे भी नहीं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह का पुराना घर कौन है? आरजेडी भी है, लालू यादव भी हैं। वैसे अब आरजेडी में नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वह लालू यादव के पास जाते हैं, जो नए लोग हैं वह तेजस्वी यादव के पास जाते हैं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिलता है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि यह सीट क्या बीजेपी के पास रह जाती है या फिर यह सीट 2010 तक का जो इतिहास है जेडीयू के पास वापस चली जाती है। क्योंकि देखिए राजपूतों का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जेडीयू को भी हिस्सेदारी चाहिए। आरा बीजेपी लड़ेगी, ठीक है। संदेश अज्ञाओं कोई लड़ना नहीं चाह रहा ठीक से। संदेश को तो भी हम आएंगे। हाँ, संदेश अज्ञाओं कोई लड़ना नहीं चाह रहा ठीक से। दिनारा में उपेंद्र कुशवाहा ने वीटो लगा रखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को शाहाबाद में लड़ाने के लिए एक राजपूत की सीट और एक कुशवाहा की सीट चाहिए ताकि जो कुशवाहा राजपूत एकता लोकसभा चुनाव में भंग हुई उसे फिर से वह बहाल कर सके। तो दिनारा में देखिए बीजेपी से राजेंद्र सिंह जो 2020 में चिराग पासवान के उम्मीदवार हो गए थे, नंबर 2 थे, वह भी लगे हैं, जिसके चलते जयकुमार सिंह के हार हो गए। जयकुमार सिंह तो तीसरे नंबर पर चले गए, बहुत ही कम वोट आए थे। तो जयकुमार सिंह की दावेदारी नहीं बनती है, ठीक है ना। और जयकुमार सिंह एंटी इनकम्बेंसी के शिकार है। जयकुमार सिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि लोग जब उन्हें खोजना चाहते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, लेकिन जयकुमार सिंह को जब खोजना होता है तो वो खोज लेते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी के शिकार। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर यह है कि उन्होंने आलोक सिंह के लिए वीटो लगा रखा है दिनारा में। आलोक सिंह कौन? आलोक सिंह संतोष सिंह के भाई भी हैं, श्रम मंत्री जो है उनके भाई, श्रम मंत्री के भाई भी हैं। अभी ज्वाइन किया था पार्टी को ज्वाइन किया 1 महीने पहले। और जब लोकसभा चुनाव में तमाम राजपूत नेता उपेंद्र कुशवाहा से कट रहे थे तो आलोक सिंह वहां मोर्चा लिए हुए थे। तो शाहाबाद में एक राजपूत एक कुशवाहा लड़ाना उपेंद्र कुशवाहा की प्राथमिकता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि राघवेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटता है तो यह सीट जेडीयू को भी प्राप्त हो सकता है। तो जब सीट शेयरिंग होगी तो बीजेपी को सीट मिली कि जेडीयू को सीट मिली, इस पर विचार करना होगा। तो अब दावेदारों की बात करें तो यदि हम बीजेपी से बात करते हैं तो सबसे पहले तो राघवेंद्र प्रताप सिंह का ही उनका ही फैसला होना है, हाँ या ना। पर दूसरे यहां जो सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं भाजपा की ओर से, जो 24x7 वो अजय सिंह है। उद्योगपति हैं, स्थानीय हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब सातों दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो और बहुत ही तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी में फैसला क्या होता है, कैसे होता है? जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो सुरजभान सिंह, हमने कहा ना यहाँ करोड़पति ही हैं। सुरजभान सिंह हैं, ये बरहरा के ही हैं, रांची में रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, एक और खबर बरहरा में चलती रहती है, पवन सिंह सुपरस्टार, पावर हाउस कहते हैं ना, हाँ पावर हाउस भोजपुरी फिल्मों के। तो बीजेपी के नेताओं से फिर कोई बातचीत हुई थी, वैसे वो प्रशांत किशोर के संपर्क में भी हैं। तो शायद पवन सिंह 5 सीटों की बात कर रहे हैं और पवन सिंह को बीजेपी की ओर से बरहरा लड़ने को कहा गया था, लेकिन बरहरा पवन सिंह नहीं लाना चाहते क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा महसूस होता है कि यहाँ कई राजपूत खड़े हो जाएंगे और कई राजपूत खड़े हो जाएंगे, यादव एक खड़ा होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इस कारण से अब देखिए यदि दिनारा में राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलता है,
उन्हें आरा में भी नहीं मिलता है, और संदेश लड़ना नहीं चाहते हैं संजय टाइगर, वह भी चाहते हैं कि आरा में ही लड़ें, तो ये दोनों भी आखिर में प्रयास कर सकते हैं जी। ये दोनों आखिर में प्रयास कर सकते हैं। तो ये भाजपा की स्थिति है। अब देखिए जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू में दो प्रबल दावेदार। जेडीयू में एक दावेदार थे अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह, वो बिहार राज्य नागरिक परिषद में महासचिव बन गए जी। तो उनकी दावेदारी तो खत्म। जी। रणविजय सिंह एक्स एमएलसी और नीतीश कुमार को उन्होंने ऑब्लाइज किया है। नीतीश कुमार पर रणविजय सिंह का आसान है, रणविजय सिंह पर नीतीश कुमार का आसान नहीं है। आपको पता है कि लालू यादव ने एमएलसी बनाया था जी रणविजय सिंह को, लेकिन जब 5 एमएलसी टूटे 2020 चुनाव से पहले, हाँ 2020 में जून का ही महीना था जी, हाँ, तब उसमें रणविजय सिंह, और जब तक रणविजय सिंह तैयार नहीं हुए थे तब तक टूट संभव नहीं थी। तो रणविजय सिंह के लिए प्रॉमिस तो उसी वक्त का था। तो नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है कि उन्हें वचन याद रहता है। तो रणविजय सिंह, जब से यह बात चल रही है कि यह सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, रणविजय सिंह की चर्चा सबसे अधिक है। रणविजय सिंह भी स्थानीय हैं, साधन संपन्न है, राजापुर वाले हैं। हाँ, और वह भी लगातार, अभी आपने देखा कि उन्होंने अपने पिता की बरसी पर ना, जयंती पर, पुण्यतिथि पर इतना बड़ा कार्यक्रम कराया जिसमें राज्यपाल भी गए, तो लगातार लगे, लाखों लोगों को खाना खिलवाया था उस दिन। लाखों लोग खाना खाया था। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक खाना। लाखों की संख्या तो बहुत बड़ी हो जाती है। नहीं, सुबह से पूरे विधानसभा क्षेत्र को ही निमंत्रण था। अच्छा, चलिए, क्योंकि गवर्नर गए थे तो भोकाली अपने टाइट थे। हाँ, बिल्कुल। तो वो लगातार लगे हैं। आनंद मोहन भी गए थे अभी हाल ही में, जब उन्होंने मेडिकल कैंप लगवाया था। आनंद मोहन तो उनके पटना वाले घर पर भी मिलने गए थे, मैंने तस्वीरें देखी थी। बराड़ा भी गए थे। तो रणविजय सिंह और हर तरीके से और लगातार इधर दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो ये अब देखिए, चलिए आरजेडी की ओर चलिए, ठीक है ना, आरजेडी की ओर चलिए। यदि जेडीयू से टिकट तो रणविजय सिंह को, यदि नीतीश, अब देखिए नीतीश कुमार को लेकर एक शंका मुझे रहती है, क्योंकि नीतीश कुमार अब स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, बेस्ट ऑफ द माइंड में तो है नहीं। तो चार लोग हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। अब इनमें से कहां किसकी लॉबिंग कितनी मजबूत होती है, यह देखने की बात होती है, हालांकि हाल ही में सीएम से मुलाकात हुई है रणविजय सिंह। हाँ, नहीं, ठीक है, वो ठीक है। अब आरजेडी से देखिए, आरजेडी से क्या स्थिति है। आरजेडी में भी राजपूतों की लंबी लाइन है, वहां सिर्फ राजपूत ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि राजपूत ही हैं सिर्फ, लेकिन अधिक कूद रहे हैं राजपूत ही भाई। और लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजपूतों की लड़ाई में फिर कोई यादव, तो पहले यादव की ही बात कर लेते हैं। सरोज यादव 2015 में जीते, विधायक रहे, 2020 में 5000 मतों से हारे। आप उनकी दावेदारी को कैसे खारिज कर सकते हैं? नहीं खारिज कर सकते हैं। अब देखिए विजेंद्र यादव, अरुण यादव वाले विजेंद्र यादव, जो अरुण यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे संदेश में जेडीयू के टिकट पर, और करारी शिकस्त मिली थी, फिर से परिवार में एका हुआ है, वह वापस आ गए हैं। तो कई कहने वाले कह रहे हैं कि अरुण यादव की पत्नी किरण देवी अभी विधायक हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि बेटे को लड़ाएंगे। खैर, संदेश पर हम चर्चा करेंगे कि समझौता यह है, डील यह है कि विजेंद्र यादव को टिकट दिया जाएगा बड़हरा से, लेकिन ऐसा होता मुझे प्रतीत होता नहीं है। अब देखिए राजपूतों की लाइन, बीडी सिंह, मौर्य होटल वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, वह भी बड़हरा के ही हैं। कोई ऐसा नहीं है नामचीन जो बीडी सिंह को नहीं जानता हो, चाहे वह अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो। नीतीश कुमार को यदि पटना में कोई समोसा खिला सकता है जबरदस्ती तोड़ कर, तो वह बीडी सिंह ही खिला सकते हैं। और लालू यादव को कोई रसगुल्ला खिला सकता है तो वह भी बीडी सिंह, शुगर फ्री वाला है। और तेजस्वी यादव को तरुण की अवस्था से तेजस्वी यादव बनते हुए किसी ने देखा है तो वह बीडी सिंह ही है। शालीनता में और खातिरदारी में, दोनों में कोई जवाब नहीं है, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहेंगे। हाँ, और जब मिलेंगे वेल ड्रेस्ड मिलेंगे। और कभी आपने ऊंची आवाज में, हाँ, आपने नहीं देखा होगा, अभी आपने देखा भी था कि उन्होंने घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराई थी, तेजस्वी यादव स्वयं गए थे। तो तेजस्वी यादव तो बीडी सिंह। अभी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, मैं बताता हूँ, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जैसे मेंबर बैठा होता वो भी अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, वो भी बैठे हुए थे, ठीक है। और किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि आप बाहर जाइए। अच्छा, तो देखिए अब बड़हरा में एक और नाम की चर्चा बहुत तेज चल रही है आरजेडी से,
जो सब कुछ से संपन्न है, जैसे लड़िएगा वैसे ही लड़ेंगे। वैसे ही लड़ेंगे। हम्म, और इस व्यक्ति का नाम है राम बाबू सिंह, राम बाबू सिंह। यह भी बिहार के नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में है, जी, ठीक है ना। जी। और पिछले 10-15 वर्षों से हम्म, देखिए, सवर्ण जातियां आरजेडी से थोड़ा दूर रहती हैं, हम्म, लेकिन राम बाबू सिंह ने अपना सब कुछ आरजेडी को सौंप रखा है। चाहे लालू यादव का जन्मदिन हो, चाहे तेजस्वी यादव का जन्मदिन हो, चाहे राजद सबका है, यह संदेश जो तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, तो आरजेडी परिवार। हाँ, आरजेडी परिवार की बात करते हैं। अभी देखिए, पटना में छात्र युवा संसद का आयोजन किया था, तो बड़ी संख्या में तो राम बाबू सिंह भी टिकट के बहुत ही प्रबल दावेदार हैं, साम दाम दंड भेद सब तरीके से, ठीक है ना। और तैयारी ऐसी चल रही है कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और इतने कॉन्फिडेंट हैं उनके लोग कि वो मानते हैं कि टिकट तो मिल गया है। वैसे तेजस्वी यादव के मन को पढ़ना अभी आसान नहीं है। हाँ, अभी आसान नहीं है। उन्होंने परसों ही तो कहा हाँ कि गणेश परिक्रमा जो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनको टिकट नहीं मिलवा नहीं, तो ये राम बाबू सिंह गणेश परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र परिक्रमा कर रहे हैं, जी। ठीक है, क्षेत्र परिक्रमा कर रहे और हैं, टीम सर्वे भी कर रही है। टीम सर्वे भी कर रहे हैं। अब बालू वाले अभी जेल में हैं, पुंज सिंह धनबाद के जेल में, उनकी बेटी है सोनाली सिंह, पढ़ी लिखी हैं, इनके हस्बैंड भी ONGC में इंजीनियर हैं, वह भी अपना लगी हुई हैं। अच्छा, सोनाली सिंह भी लगी हुई हैं। जी। और सुरेंद्र सिंह जो हम बात कर रहे थे, जिनकी पत्नी आशा सिंह 2005 में जेडीयू की विधायक थी, 2010 में चुनाव हार गई थी, 2015 में बीजेपी से लड़ी थी, तो सुरेंद्र सिंह को भी तेजस्वी यादव ने भरोसा दे रखा है कि आपको पार्टी में हम शामिल कराएंगे। जी। तो भरोसा दे रखा है भी, जी। हाँ, भरोसा और है? सबको भरोसा इसी बात का दिया गया नहीं, था। हम जब मिलते भी तो लोगों को, जब मेरे सामने भी कभी लोगों से मिलते हैं, हाँ। कहते हैं लगी है, पूरा क्षेत्र में लगी है। और सबको भरोसा इसी बात का दिया गया था कि 5 जुलाई के बाद, मतलब स्थापना दिवस के बाद, अब देखिए जिनको भरोसा मिला हुआ है कि आप शामिल, तो सुरेंद्र सिंह को भरोसा मिला हुआ है, महनार में इंजीनियर रविंदर सिंह को भरोसा मिला हुआ है, छपरा में शैलेंद्र प्रताप सिंह को भरोसा मिला हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने एक संकट है। तेजस्वी यादव के सामने संकट क्या है कि उनके पास राजपूत नेताओं की कुछ कमी हो गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह रहे नहीं, जगदानंद सिंह रिटायर हो गए, रामा सिंह चले ही गए, प्रभुनाथ सिंह भी उधर ही हो गए, तो उन्हें राजपूत नेताओं की एक पलटन चाहिए हो, ठीक है ना। तो ये स्थिति, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब हमने नवादा की चर्चा की थी, जब हम बड़हरा की चर्चा कर रहे हैं, दोनों जगहों पर प्रशांत किशोर का कार्यक्रम हो चुका है, और प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर अभी सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी जाति के उम्मीदवारों की तलाश कर रखे हुए हैं, और वह अपने समीकरण से, मुझे बिहार के एक बहुत ही बड़े नेता ने, एनडीए के नेता ने, पिछले दिनों मैं उनके यहाँ डिनर पर गया था, उन्होंने बताया कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार में सरकार किसकी बनेगी, यह न तो एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट से फाइनल होगा, और न ही इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की लिस्ट से फाइनल होगा, यह प्रशांत किशोर की लिस्ट से फाइनल होगा कि उनके उम्मीदवार कहां, किस पार्टी के, किस गठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर कितना आगे जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उस अवस्था में पहुंच गए हैं। बिहार में चुनाव में 3 ताकतें हैं, और चौथी ताकत के रूप में पिछले 1 हफ्ते से चुनाव आयोग भी सामने है। जी, तो ये एक बड़ी बात है। चलिए हम अगली सीट की बात करते हैं। संदेश जी, आराम ही रहते हैं। हाँ, संदेश, जहां कभी संजय टाइगर जीते थे। नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात करें, 2010 में, 2010 में, हाँ, 10 से 15 वाले टर्म। हाँ, भाई वो तो नीतीश कुमार की आंधी चल रही थी ना, नीतीश कुमार की आंधी चल रही थी। तो संदेश तो भाई अरुण यादव के किले के रूप में जाना जाता है। हाँ, अरुण यादव के किले के रूप। पत्नी की भी चर्चा होती है। नहीं, अरुण यादव की पत्नी तो विधायक है ही ना, किरण देवी विधायक तो है ही। हाँ, मतलब वो है, तो पत्नी की चर्चा होती है। हाँ, पत्नी की भी चर्चा होती है भाई। अब ईडी भी पहुंच जाती है, लेकिन बिगड़ता क्या है, छापेमारी भी हुई। हाँ, तो अरुण यादव स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कहा यह जा रहा है, देखिए आरजेडी से अरुण यादव की सल्तनत पर कोई खतरा नहीं है। जैसे राजवल्लभ यादव दुश्मन हो गए, तो अरुण यादव दुश्मन नहीं हुए हैं। और अरुण यादव ने क्या किया कि 2020 में पत्नी को चुनाव जितवाया, किरण देवी को, जो उनके खिलाफ लड़े, परिवार के ही विजेंद्र यादव, उन्हें अब अपने साथ कर लिया, और इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि आपको हम बड़हरा से टिकट दिला देंगे, ठीक है ना। तो अब यह चर्चा भी है कि 2025 में अरुण यादव, किरण देवी अपने बेटे दीपू यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। 2015 में स्वयं
अरुण यादव चुनाव जीते थे, संजय सिंह टाइगर चुनाव हार गए थे और राजू यादव माले ने भी चुनाव लड़ा था, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि स्थिति ये है कि संजय टाइगर हार गए थे या टिकट ही नहीं मिला था? जहां तक नहीं, मुझे संजय सिंह टाइगर तो चुनाव हारे थे ना हारे बीजेपी गए से थे। 2015 में। जी। 2015 में तो हार ही गए थे ना, जी। अरुण यादव चुनाव जीते। तो अब स्थिति ये है कि एनडीए में संदेश एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है जिसमें मजबूती से लड़ने वाला उम्मीदवार एक सप्ताह पहले तक कोई दिख नहीं रहा था, जी। ठीक है ना। जेडीयू के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। तो जेडीयू इस सीट को छोड़ने के लिए करीब करीब तैयार है कि भैया आप ले लो हमको, ठीक है ना, हम जगदीशपुर लड़ लेंगे, हम बरहरा लड़ लेंगे, आप ये ले लो। लेकिन यह सीट ले कौन? बीजेपी संजय सिंह टाइगर अब लड़ना नहीं चाहते, अब लड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि यह लड़ा जाने लायक सीट नहीं है, लेकिन वह लड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब यहां कौन लड़ेगा, यह सवाल है। तो जेडीयू नहीं लड़ेगा तो बीजेपी ने एक उम्मीदवार तलाश लिया है। और देखिए, अरुण यादव की सल्तनत में भी आग लगाने वाला कोई विभीषण मिल गया है। अब वह कितना आग लगाएगा? एक मुकेश यादव है, एक मुकेश यादव है, इसी परिवार के हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ये विद्रोही बने हुए हैं। पिछली बार इन्हें समझाकर बैठा दिया गया था, लेकिन इस बार यह फिर से समझेगा नहीं। हाँ, और इनके पास भी देखिए, संदेश का मतलब बालू है, संदेश का मतलब मिठाई के रूप में बालू ही है। बालूशाही अलग मिठाई, लेकिन वहां का बालू ही ठीक, सोना है, बालू ही सोना है, पीला सोना। हाँ, तो मुकेश यादव, ठीक है ना। अब यहाँ मुकेश यादव लेकिन चाहिए, तो मुकेश यादव एलजेपीआर में लगे हैं। एलजेपीआर में किस किस सिस्टम से टिकट मिलता है आप समझते ही हैं। बहुत आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। हाँ, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। भाजपा को जो उम्मीदवार मिला है, जब जेडीयू नहीं लड़ने के मूड में, तो राम दिनेश यादव है। राम दिनेश यादव भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और हर चीज में मजबूत है, हर चीज में मजबूत है। चाहे जैसे लड़ना चाहें अरुण यादव और अरुण यादव की सल्तनत, जिला उपाध्यक्ष, कोई भी कार्यक्रम कराना हो, नित्यानंद राय ने कहा हो, चाहे सम्राट चौधरी ने कहा हो, चाहे दिलीप जायसवाल ने कहा हो, किसी चीज में पीछे नहीं रहे। और एक बात कही जाती कि संदेश में सिर्फ उम्मीदवारी की लड़ाई नहीं होगी, संदेश में पैसे की लड़ाई भी होगी। तो कौन 19 होगा, कौन 20 होगा। तो बीजेपी ने भी राम दिनेश यादव के भीतर यह भांपा है कि पैसे की लड़ाई में भी राम दिनेश यादव कमजोर पड़ने वाले नहीं। किसी प्रॉपर्टी को यदि अरुण यादव ले लेना चाहा, उन्होंने उसकी कीमत कुछ और लगाई, तो कीमत और बढ़ाकर उसे राम दिनेश यादव ने हासिल कर लिया है। हाँ, तो इस तरीके से हर कार्यक्रम में, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मतलब यात्रा निकालनी हो, या फिर नरेंद्र मोदी के जो बाकी कार्यक्रम, तो राम दिनेश यादव, जब हम संदेश की और विस्तार से चर्चा करेंगे तो और विस्तार से जानकारी भी हम देंगे। तो लेकिन हाँ, एक और उम्मीदवार देखिए जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है, उस उम्मीदवार देखिए सोनाधारी, पूर्व मंत्री हुआ करते थे ना, सोनाधारी यादव, उनके बेटे हैं कौशल यादव, वह भी लगे हैं। और तो भाई मतलब आपको थोड़ा सा और भी इंतजार करना होगा संदेश के लिए। संदेश के लिए चलिए, संदेश से क्या संदेश आ रहा है वो तो हमने आपको सुनाया है। अब आखिरी सीट की बात करेंगे जो इस पॉलिटिकल चर्चा में शुमार है, फतुआ। जी, पटना से सटा हुआ फतुआ। रामानंद यादव वहां से विधायक हैं, कई बार जीत कर आए हैं, पहले का भी इतिहास वहां रहा है। लेकिन फतुआ तो माना जाता है आरजेडी का गढ़। इस बार एनडीए के लिए भी चुनौती होगी। नहीं, एनडीए के लिए तो सदैव चुनौती, हमेशा रामानंद यादव वहां चुनाव जीत जाते हैं। देखिए फतुआ, मनेर, ये सब ऐसे विधानसभा क्षेत्र लोग कहते भी है आम बोलीचाली में, क्या फतुआ मनेर भी यदि हार जाता तो कहीं बचेगा ही नहीं। मैं भी फतुआ का ही हूँ। अच्छा, आप भी फतुआ? मैं भी फतुआ का, आप वहाँ के लोकल। हाँ, तो रामानंद यादव देखिए लगातार कई बार से चुनाव जीत रहे हैं। और यहाँ यादव बनाम राजपूत की लड़ाई, मतलब एनडीए से राजपूत पिछले कई चुनावों से यहाँ लड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो रामानंद यादव की उम्र हो गई है, लेकिन रामानंद यादव फिर से लड़ने को तैयार है आरजेडी से, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कोई उम्र सीमा तय कर दी जाए तो रामानंद यादव चाहेंगे कि उनके ही परिवार से कोई चुनाव लड़े, तो आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ यादव ही होगा। वैसे इस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी ने भी उम्मीदवारी मतलब दावेदारी जता रखी है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता है आनंद मधुकर यादव, उनकी पत्नी श्रुति श्री फतुआ की प्रमुख रही हैं, स्थानीय पहचान है, मजबूत पहचान है। तो विकासशील इंसान पार्टी इस सीट को हासिल करना चाहती है, तो यह देखने की बात होगी। अब
देखिए तो रामानंद यादव हाँ, या मिलेगा आनंद कि नहीं मंतो मिलेगा यादव, वो तो आगे हाँ बात अब टुनटुन गो मतलब इधर से तो यही है। अब एनडीए में तो कई कई नेता हैं। अब एनडीए में संकट क्या है कि पिछले कई चुनावों से तो राजपूत हार गए, यादव जीत जाते हैं। तो एक मंथन यह चल रहा है कि क्या यहाँ राजपूत के बदले यादव को लड़ा दें, यादव वर्सेस यादव, यादव वर्सेस यादव, और यादव वर्सेस यादव को लड़ाया जाएगा तो मान लीजिएगा प्रशांत किशोर किसी राजपूत को लड़ा लेंगे। ये भी तो है। हाँ, प्रशांत किशोर ने अभी हाल के दिनों में फतुआ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया और उस रैली के 2 आयोजक थे, एक राजपूत एक यादव। तो हमने कहा ना प्रशांत किशोर ने हर जाति के उम्मीदवार को दावेदार को तय कर रखा है। तो मंथन क्या चल रहा है एनडीए में? मंथन बीजेपी और मतलब इस सीट पर एलजेपी का दावा भी बन रहा है, क्योंकि कभी एलजेपी रामविलास पासवान के जो समधी पुनीत राय हुआ करते थे, अनिल कुमार साधु के पिता, वह विधायक हुआ करते थे। तो पटना का समझिए, पटना में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ और मसौरी रिजर्व है। हाँ, तो 12 सामान्य विधानसभा क्षेत्र बने। तो 12 सामान्य विधानसभा क्षेत्रों में से एनडीए गठबंधन जो है 5 यादव उम्मीदवारों को लड़ाता है, जिनमें सिर्फ एक जीतते हैं, नंद किशोर यादव पटना साहिब से। और जो महागठबंधन है इन 12 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में यादव लड़ाता है और 5 पर जीत मिलती है, 5 पर जीत मिलती है। तो ठीक है, तो आपने दानापुर मनेर सब काउंट किया? हाँ, सब काउंट कर लिया, ठीक है ना। समस्या बख्तियारपुर भी हो गया जी, तो समस्या क्या हो गई है? तो 6 और 5 है, राजपूत 2 लड़ाए जाते हैं एनडीए गठबंधन की ओर से और इंडिया ब्लॉक की ओर से 1 लड़ाया जाता है। तो राजपूत एनडीए गठबंधन लड़ाता है बाढ़ और फतुआ में। तो अब एनडीए गठबंधन के सामने चुनौती यह है कि हम यादव की 1 सीट कम कर सकते हैं, 5 को हम 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पटना जिला में उसे कहीं ना कहीं से एक कुशवाहा को लड़ाना है। कुशवाहा जाति कैसे बिदकी हुई है समझ ही रहे हैं। राजपूत यदि 2 से हम कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो राजपूतों का गुस्सा भड़क सकता है, प्रशांत किशोर राजपूत खड़े कर सकते हैं। तो यह खतरा भी है। तो बाढ़ में तो राजपूत ही लड़ेगा, फतुआ सीट पर राजपूत की यादव। इस पर आपको पता ही होगा 2020 में सत्येंद्र सिंह कैसे बीजेपी का टिकट रातों रात ले आए थे, और अभी भी सत्येंद्र सिंह फिर से लगातार 24/7 लगे हैं। लेकिन हमने कहा कि इस सीट पर एलजेपीआर दावेदारी कर रही है। एलजेपीआर की दावेदारी में 15 दिनों पहले तक सबसे आगे नाम चल रहा था अभिमन्यु यादव का। अभिमन्यु यादव कौन? रामकृपाल यादव के बेटे, और वह लगातार फील्डिंग सजाए हुए थे। लेकिन जब से यह खबर फैली है कि रामकृपाल यादव जो पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव हार गए, बिहार के वरिष्ठ नेता, साफ सुथरी छवि, किसी से ऊंचा नहीं बोलते हैं, गांधी मैदान में खुली अदालत लगाते हैं रोज सुबह, तो कहा यह जा रहा है कि दानापुर में रामकृपाल यादव का बीजेपी टिकट कंफर्म हो गया है। उन्हें बता भी दिया गया, गुप्त सूचना दी जाती है हाँ, तैयारी के लिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह चर्चा भी चल रही है कि तेजस्वी यादव इस बार 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। पहला राघोपुर होगा और दूसरा विधानसभा क्षेत्र जो चुना जा रहा है, जो सूची तैयार हुई है, उसमें दानापुर विधानसभा क्षेत्र भी है। रीतलाल यादव जो जीते हुए विधायक हैं वह जेल में हैं, जेल में किस तरीके की परेशानी में हैं, और जेल में रहेंगे तो चुनाव कितना कठिन होगा, जमानत के आसार नहीं दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव यदि दानापुर से लड़ते हैं, शहरी क्षेत्र है, पटना का क्षेत्र है, और कहा भी जा रहा है कि वहां नई आबादी इतनी बस गई है, तो फिर रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव यदि आमने सामने होंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो खैर अभिमन्यु यादव आगे चल रहे थे, और मुझे लगता है कि अभिमन्यु यादव पर चिराग पासवान का भरोसा भी था, और चिराग पासवान की ओर से इस बात का सिग्नल भी था कि आप जल्द से जल्द पार्टी ज्वाइन करिए। दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से इतने मंत्रियों के और इतने नेताओं के बेटा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जैसे अभिमन्यु यादव की चर्चा हमने की, प्रेम कुमार के बेटा की चर्चा होती है कि वह गोविंदपुर से लड़ना चाहते हैं एलजेपी से, मदन सहनी के बेटे की ज्वाइनिंग होते होते रुक गई, दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह तो लड़ती ही है गायघाट से, लड़ेंगी भी लगता है, हाँ लड़ेंगी ही। तो अब जब अभिमन्यु यादव का नाम पीछे छूटा है, क्योंकि पिता पुत्र दोनों को शायद टिकट संभव नहीं हो, तो सुभाष यादव मतलब लालू यादव के साले, उनके बेटे रणधीर यादव ने फतुहा में अपनी चाल बढ़ा दी है।
सुभाष यादव किसी पहचान के मोहताज हैं नहीं, तो रणधीर यादव ने अब फील्डिंग सजानी शुरू की है। और 1990 के दौर से भाई लालू यादव के जमाने में साधु और सुभाष की ही चलती थी ना, तो जितने किंतु परंतु वाले लोग हैं सबको तो सुभाष यादव जानते ही जानते हैं, तो फील्डिंग सजानी शुरू की है। तो फतुहा में अब उनकी भी चर्चा चल रही है। अब देखिए फतुहा में क्या कहिएगा, फतुहा का एक व्यक्ति है गोपाल शंकर सिंह, सैदनपुर बरगाया का, सैदनपुर बरगाया, जिधर राजपूतों की आबादी अधिक है, ठीक है ना। तो ये गोपाल शंकर सिंह, इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, ये कंपनी के माध्यम से, मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से अमेरिका पहुंच गए और 17 साल तक इनके पिताजी राजभाषा विभाग के उपनिदेशक हुआ करते थे, आज भी हैं। और उन्होंने स्कूल खुलवाया है, हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, जमीनें दान दी हैं इनके पिताजी ने। तो गोपाल शंकर सिंह जब छुट्टियां मनाने बिहार आते, फतुहा आते, अपने गांव आते, तो उनको लगता कि बड़ी बदहाली है, बड़ी बदहाली है। तो क्या भूत सवार हुआ, ये 17 साल के बाद 2006 में अमेरिका गए और 2023 में यह अमेरिका छोड़कर आ गए। परिवार आज भी वही है, बच्चे आज भी वही हैं, और आकर सीधे सीधे लग गए समाज सेवा में, राजनीति में। अब इनको भी लग रहा है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। किसान आंदोलन इन्होंने किया, मैं कोरोना के पीरियड में जब अमेरिका में थे वहीं से सेवा कर रहे थे, वहां से लोगों को सहायता। तो ये भी लगातार इनके नाम की चर्चा भी लगातार चल रही है कि गोपाल शंकर सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये किनके समर्थक हैं भाई? अभी इनको लड़ना है, तैयारी कर रहे हैं। अभी ये किसी का समर्थक नहीं है, समझे ना, अभी ये किसी का समर्थक नहीं, लेकिन मन मिजाज और जाति के हिसाब से तो एनडीए के समर्थक ज्यादा होंगे। एनडीए के समर्थक ज्यादा होंगे, इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि भाई राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो और बेहतर फतुहा की बात करते हैं, तो इनकी चर्चा भी होने लगी है। अब देखिए टुनटुन गोप की चर्चा 2020 में भी चल रही थी, 2025 में भी चल रही थी। इनके पास मदद लेने को सब जाते हैं, रविशंकर प्रसाद भी गए थे, ऋतुराज सिन्हा भी जब तैयारी कर रहे थे तो जा रहे थे। तो फतुहा में एनडीए से उम्मीदवार कौन होगा और महागठबंधन से कौन होगा, यह देखना होगा, और भी अपडेट आपको बता देंगे, तो इस पूरी चर्चा में हमने जाना है 4 सीटों की जिक्र हमने की है, क्या चल रहा है, क्या सर्वे बता रहा है, और क्या वहां की जमीनी हकीकत है, हमने आपको बताने की कोशिश की है। कई ऐसे धुरंधर आ तो गए हैं, डटकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो भी पता नहीं। कई बड़े नेताओं के भी नाम की चर्चा हो रही है, और कई लोगों ने वादा अपना याद दिलाना शुरू किया है। उनके वादे क्या पूरे होंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। फिर किसी दिन अलग वीडियो में अलग सीटों की चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।